ओके, तो हम शुरू करते हैं अभी दूसरा पार्ट सेशन का। हम आज कवर कर रहे थे कि ज्यादातर जो माताएं हैं वो क्या प्रश्न पूछती हैं, ज्यादातर उनके दिमाग में किस तरीके के प्रश्न आते हैं स्तनपान को लेके। जो नर्सेस भी हैं या स्टाफ है उनको उनके मन में क्या प्रश्न आते हैं। तो तो आज हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं कि अगर स्तन का जो निपल है वो चपटा है या अंदर घुसा हुआ है, फ्लैट है या इन्वर्टेड है, अंदर की तरफ है, तो क्या ये मदर्स, क्या ये माताएं स्तनपान करा पाती है, और क्या उनको गर्भावस्था में कुछ एक्सरसाइज करनी है उसकी, क्या उसको कुछ मैंने बहुत जगह पे देखा हुआ है कि उसको बाहर निकाल के गर्भावस्था में बहुत सारे लोग धागा बांध देते हैं कि वो अंदर ना जाए। ये क्या बताता है कि कहीं ना कहीं एक मन में डर है कि अगर निप्पल अंदर रहेगा तो डिलीवरी के बाद स्तनपान करने में दिक्कत होगी। बहुत सारे लोग या बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट, लेडी डॉक्टर्स आज भी गर्भवती औरतों को बोलते हैं कि थोड़ा सा निपल आगे निकाल के थोड़ा सा उसे व्यायाम करते रहो नहाने के दौरान। तो क्या ये सब करने की जरूरत है? तो वो हम इस स्लाइड में देखते हैं कि सबसे पहली चीज हमको समझनी है। ये फोटो देखिए, तो ये जो फोटो है वो इस साइड पे जब आप देखें तो पता चलता है कि एक माँ है जिसका जो निपल है ना वो बहुत बाहर नहीं निकला हुआ है, ऑलमोस्ट फ्लैट है ना। और इसी माँ का निपल आप डिलीवरी के बाद देखिए, डिलीवरी के बाद वो निपल कितना बाहर आ गया है। हो सकता है ये थोड़ा सा बाहर निकाला है इसलिए इतना लंबा दिख रहा है आपको। हो सकता है फीडिंग के बाद ये वापस ऐसा ही हो जाए। तो हमको एक चीज समझनी है कि जो डिलीवरी के दौरान जो हार्मोन का ऊपर नीचे होता है उस वजह से जो नॉर्मली हमारा निपल है जो फ्लैट हो या अंदर की तरफ भी हो वो अपने आप ही बाहर आ जाता है और अपने आप ही अच्छे से अंदर बाहर हो सकता है। अगर आप उसे पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश करें तो हो जाएगा। दूसरी चीज हमको समझनी है कि जो बच्चा जब निपल को मुंह में लेता है तो वो इतना, उसका जो हम वैक्यूम बोलते हैं, इतना अच्छी तरीके से वो सील बना के वहां पे खींचता है निपल को, और इतनी जोर से खींचता है कि कोई भी निपल अंदर तक घुसा हुआ हो उसको वो बाहर खींच के निकाल सकता है। तो ये जरूर होगा कि जैसे ही स्तनपान का सेशन खत्म हुआ वो वापस अंदर चला जाएगा निपल, लेकिन उसके बाहर आने की जो शक्ति है निपल की वो बहुत अच्छी हो जाती है डिलीवरी के बाद। तो क्या इस माँ को गर्भावस्था में इस निपल का व्यायाम करने की जरूरत थी? इनफैक्ट क्या होता है जब आप माँ को अगर गर्भावस्था में बोलते हो कि देखो तुम्हारा तो ना निपल में गड़बड़ है, वो थोड़ा सा फ्लैट है, हो सकता है बाद में दिक्कत हो स्तनपान करने में, इसलिए आपको इसका व्यायाम करना है। जब भी आप ऐसा कहेंगे तो माँ के मन में ना एक तरीके का डर बैठ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है या कुछ हो सकता है गड़बड़। तो जैसे ही उसके मन में डर बैठेगा ना, तो ये जो डर है उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन, हम बार बार ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे हैं 2 दिन से। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो ब्रेन से निकलता है, और ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी भावनाओं से बहुत ज्यादा संबंधित है। जरा भी हमारी भावना जैसे अगर हम डर रहे हैं, हमको दर्द हो रहा है, हम अच्छे से सो नहीं पाए हैं, हमें थकावट हो रही है, ये जो ये जो सारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव या जो अच्छी भावनाएं नहीं है, इसकी वजह से ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन कम हो जाता है, और अगर छाती में दूध हो भी तो वो बाहर नहीं निकलता है। तो अगर हम ये पहले से माँ को बोल के रखेंगे कि आप एक्सरसाइज करते रहना, शायद कुछ गड़बड़ हो जाए, तो गड़बड़ हो जाती है क्योंकि ऑक्सीटोसिन फिर कम हो जाएगा और फिर वो ब्रेस्ट फीड सच में नहीं कर पाएगी। जबकि अगर हम उसको बोले कि हम अपने पेपर पे लिख के रख सकते हैं कि हाँ इसको फ्लैट निपल्स हैं, उसको कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। लिखना सिर्फ अपने लिए है कि हम जब डिलीवरी करेंगे तब हमको पता होना चाहिए कि इस बात का थोड़ा ध्यान देना है। डिलीवरी के बाद ज्यादातर ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। ओके, एक मैं आपको एक रिसर्च बताती हूँ कि 2 तरीके की औरतों का
एक रिसर्च हुआ था। तो दोनों को ये था, जो निपल था वो अंदर घुसा हुआ था। तो एक गट्ठे को बोला, जैसे 30 या 50 औरतें होंगी जिनका निपल अंदर था, उनको बोला कि आप व्यायाम कीजिए गर्भावस्था में, और जो 30 या 50 का दूसरा गट्ठा होगा जिनका निपल अंदर था, उनको बोला होगा कि तुम कुछ मत करो। और दोनों को डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद देखा कि किस तरीके से उनका स्तनपान चल रहा है। पता चला कि दोनों के दोनों जो गट्ठे थे वो एक जैसे ही स्तनपान कर रहे थे। जिन्होंने व्यायाम किया वो भी उसी तरीके से स्तनपान कर रहे थे जैसे कि दूसरे। इसीलिए फाइनली ये हमने कंक्लूजन निकाला कि इससे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है, सिर्फ होता है सिर्फ ये कि माँ का जो कॉन्फिडेंस है, उसका खुद पर जो कॉन्फिडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस आई थिंक समझेंगे, कॉन्फिडेंस है वो खुद पे कम हो जाता है। तो हमको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग क्या वो सिरिंज यूज करते हैं? मैंने बहुत बार देखा है वो 20 ml की सिरिंज को काट कर वो उसका एक निपल खींचने वाला बनाते हैं। एक्चुअली उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से माँ को पोजीशन दे, हम कैसे कल सीखा हमने क्रॉस क्रेडल पोजीशन, फुटबॉल पोजीशन, अगर अच्छी पोजीशन दे माँ को और बच्चे को, और लैचिंग की अच्छी टेक्निक सिखाएं जो कल हमने सीखी कि कैसे यू होल्ड करें, ब्रेस्ट सैंडविच बनाए, बच्चे को कैसे नोज टू निपल, सबसे पहला स्टेप नाक को निपल के पास लाएं, फिर निपल को होठ के पास लाएं दूसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप निपल को मुंह के ऊपरी भाग में अंदर घुसाएं, और एरियोला का नीचे का भाग बच्चे के मुंह में जाए। अगर इस तरीके की टेक्निक सिखाएंगे तो निपल इन्वर्टेड हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, आराम से ब्रेस्ट फीडिंग हो जाती है। क्योंकि हमको समझना है कि दूध निपल में नहीं है। दूध जो मैंने बताया था कि जो आसपास का एरिया है निपल के, वहां पे दूध है, तो वहां से तो सिर्फ निकलता है वो। तो अगर हम अच्छा लैच बना पाए बच्चे का तो वो आराम से निकल आएगा, चाहे फ्लैट हो या इन्वर्टेड हो। एक और बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि क्या दूध कम है और अब हमको कुछ करने की जरूरत है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है, या तो दूध की कमी है या दूध ठीक है लेकिन बच्चा ठीक से ले नहीं पा रहा है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो तीन ऐसे लक्षण होते हैं जो हमको देखने हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या दूध सही में कम है या दूध सही में ठीक से नहीं जा रहा है बच्चे को। तो पहला चीज है बच्चे का वजन, क्या वजन ठीक से बढ़ रहा है। तो ये चीजें ना, ये आप लिख लीजिए कि एक दिन में बच्चा 25 से 30 ग्राम उसका वजन बढ़ना चाहिए। लेकिन हम रोज थोड़ी उसका वजन करते हैं, या वो घर पे है तो रोज थोड़ी आएगी हमारे पास। तो एक हफ्ता या एक महीने का जो वजन है वो हमको ध्यान में रखना है, एक दिन का भूल जाइए। तो हर हफ्ते बच्चे को कम से कम 200 ग्राम वजन उसका बढ़ना चाहिए। तो बोलते हैं 175 से 250 ग्राम्स, या एक महीने में 750 से लेकर 1 किलो 200 ग्राम, इतना अगर वजन बढ़ रहा है। दूसरा, अगर वो 24 घंटे में 6 बार पेशाब कर रहा है। और तीसरा, अगर दूध पीने के बाद वो शांत है और सेटिस्फाइड है, वो सोया है या खेल रहा है या ज्यादा रेस्टलेस नहीं है, ऐसे में हम बोल सकते हैं कि माँ को हम रीअश्योर कर सकते हैं, या उसको हम एक सांत्वना दे सकते हैं कि तुम डरो मत, सब ठीक चल रहा है, बच्चे का वजन भी ठीक है, पेशाब भी ठीक है, और बच्चा दूध पीने के बाद आराम से शांति से सो भी रहा है। तो हर माँ को लगता है दूध कम है, तो ये हमको पता होना चाहिए नर्सेस को कि ये 3 चीजें देखकर अगर हम उनको बोले कि ये देखो ये 3 चीजें ठीक है, तो वो फिर शांत हो सकती है। एक चीज हमने ना बहुत ज्यादा थ्योरी इस ट्रेनिंग में पढ़ी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपको थ्योरी की भी पता होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक में जो दी होती है। हम हमेशा सोचते हैं कि क्या हमको मेथी के लड्डू खिलाने हैं, क्या हमको शतावरी देना है माँ को, तो सब लोग दे ही देते हैं, है ना। तो क्या वो वैज्ञानिक बात है, क्या वो साइंटिफिक है? तो दूध बनता कैसे है? पहले जो 3 से 4 दिन का दूध है वो प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन होता है, उस पर निर्भर होता है। तो 2 तरीके के हार्मोन हैं जो दूध की निर्मित करते हैं शरीर में। सिर्फ 2 हार्मोन का नाम याद रखना है, एक है प्रोलैक्टिन, एक है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का इतना सारा हम 2 दिन से बात कर रहे हैं,
प्रोलैक्टिन क्या होता है, वो एक बावर्ची की तरह होता है जो किचन में खाना बनाता है। तो बावर्ची जो प्रोलैक्टिन है वो उसका काम है दूध बनाना, वो दूध बनाने का काम करता है। और जो ऑक्सीटोसिन होता है वो एक वेटर की तरह होता है जो किचन में से होटल में खाना बाहर लेके आता है। तो जो भी दूध अंदर बना हुआ है वो ऑक्सीटोसिन बाहर निकालने का काम करता है। और मैंने आपको बताया ऑक्सीटोसिन सारा का सारा माँ के भावनाओं, इमोशंस पर निर्भर होता है। अगर माँ शांत है, उसको कॉन्फिडेंस है, लोग उसकी बहुत मदद कर रहे हैं, उसको रात को अच्छे से सोने को मिलता है, खाने को मिलता है, तो ऑक्सीटोसिन बहुत अच्छे से निकलेगा। लेकिन अगर वो रात को सोई नहीं है, लोग उसे बार बार बोल रहे हैं कि तेरे को तो दूध नहीं बन रहा, दूध नहीं बन रहा, है ना, उसको कट हो गए हैं यहाँ पे निपल पे, टाकों में दर्द हो रहा है, तो ऑक्सीटोसिन दूध होते हुए भी कम हो जाएगा और दूध बाहर नहीं निकलेगा। तो हमको ये समझना है ये दो हार्मोन्स हैं जो दूध बनाने का काम करते हैं। तो पहले जो 3 से 4 दिन का है दूध वो प्रोलैक्टिन की वजह से बनता है, और उसके बाद जितना भी दूध बनने का काम है शरीर में वो किस चीज पे निर्भर करता है कि कितनी बार ब्रेस्ट को स्टिमुलेट किया गया है। स्टिमुलेट मतलब कितनी बार बच्चा छाती पे मुंह लगाता है, और दूसरा कितनी बार कम से कम हर फीड में छाती खाली हुई है, रिकामी हुई है जो आप बोल रहे थे। तो छाती पे मुंह लगाया कितनी बार और कितनी बार छाती खाली हुई, ये दो चीजों पे ही निर्भर करता है बाद में। तो जितने भी आपके शतावरी, मेथी, जीरा या मोरिंगा बोलते हैं वो ड्रमस्टिक लीव्स को, या आपकी सारी की सारी दवाइयां, डोमस्टाल हो गया, पेरिनॉम हो गया, ये सारी दवाइयां प्रोलैक्टिन बढ़ाने का काम करती हैं। लेकिन क्या पहले 3 से 4 दिन के बाद प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है दूध बनाना? नहीं ना। तो बाद में आप ये देते भी जाइए लेकिन इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए आपका पूरा का पूरा ध्यान इस चीज पे होना चाहिए कि क्या बच्चा कम से कम 24 घंटे में 8 बार दूध पीने के लिए छाती पे लगाया गया है, और दूसरा क्या बच्चा कम से कम एक छाती हर फीड में खाली करता है। इसके लिए जरूरी क्या है, लैच और पोजीशन। तो उसकी लैच ठीक है क्या बच्चे की, उसकी पोजीशन ठीक है क्या बच्चे की, और माँ की पोजीशन कैसी है। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है, बाकी दवाइयां देने पे फोकस नहीं करना है। मैं मानती हूँ कि इन चीजों से, दवाइयों से और थोड़ी मेथी या शतावरी वगैरह देने से हेल्प हो सकती है, सपोर्ट हो सकता है, लेकिन ये मेन नहीं है। ठीक है। तो एक और चीज इसका आप समझ सकते हैं कि अगर किसी माता को बच्चा डिलीवरी के दौरान पेट में उसका मर जाता है, या डिलीवरी के बाद पहले 1-2 दिन में उसकी डेथ हो जाती है, ऐसा होता है, तो उसका दूध बंद करना पड़ेगा आपको, है ना। तो दूध बंद करने के लिए पहले 3 दिन में, क्योंकि प्रोलैक्टिन पे निर्भर है दूध प्रोडक्शन, तो उसको बंद करने के लिए हम कैबरगोलिन की गोलियां देते हैं, है ना। कैबरगोलिन की गोलियां आप नहीं देंगे तो एकदम से दूध बंद नहीं होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे की मृत्यु 1 महीने पे हो जाती है, या 6 महीने पे हो जाती है, या 1 साल पे हो जाती है, तो उसको कैबरगोलिन देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उस समय दूध बनना किस पे निर्भर था, स्टिमुलेशन पे, और कितना छाती खाली हो रहा है उस पे। तो आपको सिर्फ वो बंद कर देना है। आपको माँ को सिर्फ बोलना है कि तुम वो तो बंद हो ही गया, एक्चुअली डेथ हो गई, तो उसको धीरे धीरे बस बोलना है कि वो अपने आप ही बंद हो जाएगा, आपको कैबरगोलिन देने की जरूरत नहीं होगी उसमें। सिर्फ उसको सपोर्ट करना है। अगर पेन हो रहा है तो उसको कितनी बार मैं जब एमडी कर रही थी देखती थी कि बांध के रखते थे, तो इतना कुछ बांध के रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम बोलते हैं कि ब्रा पहन लो ताकि अच्छे से ब्रेस्ट सपोर्टेड रहे, और उसको बार बार स्टिमुलेट मत करो। जैसे कुछ औरतें क्या करती हैं, थोड़ा थोड़ा दूध निकालती रहती हैं, जब तक आप दूध निकालते रहोगे तब तक दूध बनता रहेगा। तो उसको दूध निकालना बंद करेंगे, अपने आप ही वो बंद हो जाएगा। जबकि ये पहले 3 दिन में नहीं होगा, क्योंकि पहले 3 दिन में ये प्रोलैक्टिन पे निर्भर है, और जो डिलीवरी के हॉर्मोन्स है उस पे निर्भर है। इसमें आपको कैबरगोलिन देना पड़ेगा। तो इसका ये पूरे स्लाइड का मतलब ही ये था बताने का आपको। एक और चीज मैं बताऊंगी जो बोल रही थी मैं कि सब कुछ खाली होने पे और कितनी बार स्टिमुलेट होता है उस पे निर्भर करता है। कि अगर एक माता को पहली डिलीवरी में एक बच्चा होता है
तो जो ब्रेस्ट होता है वो लगभग 700 से 800 ml दूध बनाता है। उसी माता को अगर अगली प्रेगनेंसी में जुड़वा हो जाते हैं तो वो 1.5 लीटर तक दूध बना सकता है। और अगर वही माता उसके साथ साथ पंपिंग भी करने लगे, दूध भी निकालने लगे, तो 2 से 3 लीटर तक वो ब्रेस्ट बना सकता है दूध। इसका अर्थ क्या है कि ब्रेस्ट कितना भी दूध बनाएगा अगर उसको स्टिमुलेट किया गया तो। जितना हम ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करते हैं उतना वो बनाता है, और दूसरा हम ब्रेस्ट को जितना खाली करते हैं उतना वो बनाता है। ये दो चीजें आपको अपने हॉस्पिटल की दीवारों पे लिख के रखना है कि और कोई चीज सोचना नहीं है, ये दो चीजें सोचनी है। कितनी बार ब्रेस्ट को हम स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट मतलब 24 घंटे में कितनी बार बच्चा दूध पी रहा है या कितनी बार वो हाथ से दूध निकाल रही है, और दूसरा कितनी बार ब्रेस्ट खाली हो रहे हैं। इसके लिए सब कुछ लैच और पोजीशन पे है, उस पे फोकस करना है। हाँ, तो अभी दूसरा पॉइंट हमको कवर करना था कि फॉर्मूला। मुझे अनघा जी ने बताया था कि कुछ मदर्स हैं जो बॉटल से फॉर्मूला देती हैं, क्योंकि आजकल फॉर्मूला सब जगह पहुंच गया है। तो फॉर्मूला के बारे में ना एक चीज हमको समझनी है, किससे बनता है फॉर्मूला? गाय के दूध से, है ना। तो आपके यहाँ पे मेरे को बताया गया है कि गाय का दूध निकालता नहीं है कोई खेमल कसा में, क्योंकि वो गलत माना जाता है। तो एक चीज तो आपको समझनी है कि फॉर्मूला भी गाय के दूध से ही बनता है। तो उससे दिक्कतें क्या है? क्या वो ब्रेस्ट मिल्क की तरह है? तो पहली चीज क्या होती है, जब भी बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसकी जो आंत होती है या इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर कुछ तरीके के कीटाणु बनते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, हमारे पूरे शरीर में कीटाणु है, चमड़ी पे भी, अंदर आंत में भी। तो आंत में अच्छे कीटाणु भी होते हैं, और अगर खराब कीटाणु आए तो इन्फेक्शन होती है और हमको डायरिया हो जाता है। तो जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ के दूध में अच्छे कीटाणु होते हैं, वो कीटाणु रहित नहीं होता है दूध। तो अच्छे कीटाणु बच्चे की आंत में जाते हैं, और वो पीएच अगर आप जान रहे हैं तो पीएच एसिडिक पीएच क्रिएट करते हैं। पीएच दो टाइप का होता है, एसिड की जैसे और बेस की जैसे, एसिडिक बेसिक। तो एसिडिक पीएच बनाने की वजह से वो इन्फेक्शन से बच्चे को बचाता है। जबकि जब फॉर्मूला बच्चा पीता है, फॉर्मूला में पीने से जो आंत में कीटाणु बनते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, जो एक बेसिक पीएच या एल्कलाइन पीएच बनाते हैं आंत में, जो इन्फेक्शन करते हैं कॉज। दूसरी चीज आपको समझनी है कि जब हम फॉर्मूला बनाते हैं किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में, तो बनाने समय भी कुछ ऐसे कीटाणु है जो उसमें घुस जाते हैं उस पाउडर में। ठीक है, तो जो डब्बा आता है हमारे पास फॉर्मूला का, वो पूरा का पूरा कीटाणु रहित नहीं होता है, उसको स्टेराइल नहीं होता है, उसको ऑटोक्लेव में से नहीं निकाला होता है ना। तो लेकिन वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा अगर जो पानी यूज किया गया है फॉर्मूला बनाने के लिए, वो पानी 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। मतलब इतना गर्म पानी है कि वो कीटाणु सारे मर जाते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग फॉर्मूला बनाने टाइम उसमें थर्मामीटर डाल के चेक करते हैं कि ये 70 डिग्री से ज्यादा है? तो कहा जाता है कि पानी को आप उबालिए और उसको 30 मिनट तक, आधे घंटे तक रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रख दीजिए। तो आधे घंटे के बाद जो उसका टेम्परेचर होता है वो सही टेम्परेचर होता है फॉर्मूला बनाने के लिए। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि कोई, पहली बात तो इतना गर्म करता ही नहीं है, और करते हैं तो एक थर्मस में भर के रख देते हैं और उसी से पूरा दिन फॉर्मूला बनाते रहते हैं। तो इस तरीके का, अगर सपोज 40 डिग्री टेम्परेचर है और उस पर आपने फॉर्मूला बना दिया, तो वो जो अंदर कीटाणु थे उस पाउडर में वो जीवित हो जाते हैं और बच्चे को इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ऐसी बहुत जगह दुनिया में ऐसी बातें हो चुकी हैं कि फॉर्मूला की वजह से बच्चों को डायरिया हो गया है और वो फॉर्मूला फिर वो कंपनी को वापस लेना पड़ा। तो ये बात हम में से बहुत कम लोगों को पता होती है। हम जब हॉस्पिटल में भी बहुत बहुत लोग फॉर्मूला बनाते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि इतना गर्म होना चाहिए पानी। तो ये बात ध्यान रखिए कि उबालना है, और उसको आधे घंटे तक, उसके बाद जो उसका टेम्परेचर होता है आधे घंटे तक रूम टेम्परेचर रखने के बाद, वो उसका 70 डिग्री, 70 से 100 डिग्री के बीच का होता है टेम्परेचर, उसमें वो यूज कर सकते हैं।
दूसरा आपको समझना है कि पहले जो 6 महीने होते हैं उसमें जो बच्चे की आंत होती है वो ना बीच बीच में उसमें होल होते हैं, होल होते हैं। इसका क्या मतलब है, अभी डॉक्टर तेजश्री ने बताया कि जो कोलोस्ट्रम होता है, चिक दूध, वो शुरुआत में आके वो सारे होल है ना जो आंत के, उसके ऊपर आके पेंटिंग हो जाती है उसकी, उसको कवर कर देता है। अगर हम वो कोलेस्ट्रॉल ना पिलाएं या शुरुआत में ही फॉर्मूला दे दें तो वो होल तो खुले हुए हैं, और ये फॉर्मूला बना हुआ है गाय के दूध से। तो गाय के दूध का जो प्रोटीन होता है उस होल में से घुस के बच्चे के शरीर में, बच्चे के खून में जा सकता है, और आगे जाके उसे जिंदगी में एलर्जी की बीमारी हो सकती है। आप देखते होंगे कुछ बच्चे छींकते ही रहते हैं पूरा टाइम, या अस्थमा हो सकता है, या कुछ ऑटो इम्यून डिजीज जैसे आर्थराइटिस आपने सुना होगा, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं उसको, क्योंकि वो होल जो है वो या तो कोलेस्ट्रॉल कवर कर सकता है, या जो ब्रेस्ट मिल्क है हमारा वो उस पे जाके उसको कवर करता है और उसमें एलर्जी कॉज नहीं करता अंदर घुस के, है ना। और एक और चीज समझनी है कि फॉर्मूला में कोई भी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स नहीं होते, जैसे ग्रोथ फैक्टर नहीं होता, एंटीबॉडी नहीं होती, एंजाइम नहीं होते, डब्ल्यूबीसीज नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है उसमें। तो फॉर्मूला और माँ के दूध को कंपेयर ही नहीं कर सकते। और अब डॉक्टर तेजश्री बात कर रही थी डीएचए की, कि जो चर्बी होती है गाय माँ के दूध में, उसमें डीएचए एक पदार्थ होता है जो बच्चे को आईक्यू देता है, बुद्धिमत्ता। ये फॉर्मूला में हो ही नहीं सकता, ये ऊपर से वो लोग डाल देते हैं थोड़ा सा, लेकिन वो सिर्फ एक फैट है, ऐसे और भी अच्छे अच्छे उसके अंदर पदार्थ होते हैं माँ के दूध में, जो फॉर्मूला पूरी तरीके से कॉपी नहीं कर सकता। तो ये चीजें, अगर ये फॉर्मूला है जैसे एक गोली की तरह, तो ये ब्रेस्ट मिल्क है। मतलब जैसे ये, अगर आप इसे मल्टीविटामिन की गोली माने, तो मल्टीविटामिन में इसमें B1 B2 सारा बी कॉम्प्लेक्स डाल दिया होगा, लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें टेस्ट है, इसमें स्वाद है, इसमें खुशबू है, और इसमें मतलब इसको टच करके भी अच्छा लगेगा ना, इसको देख के भी अच्छा लगेगा। जबकि ये तो क्या है, ये सारे इसका कुछ एक इसका कंपोनेंट निकाल के ये बना दिया है ना। तो ये ब्रेस्ट मिल्क है जिसमें माँ की खुशबू है, माँ का टच है, माँ का स्पर्श है, और बहुत अच्छा ब्रेस्ट मिल्क पीने को मिलता है। तो ये दोनों का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो हमने फॉर्मूला में क्या देखा कि आंत में जो कीटाणु होते हैं वो अलग होते हैं दोनों में, फॉर्मूला और ब्रेस्ट मिल्क में, इसीलिए फॉर्मूला से इन्फेक्शन हो सकती है। फॉर्मूला बनाने टाइम अगर पानी 70 डिग्री से ज्यादा ना हो तो इन्फेक्शन हो सकती है। फॉर्मूला गाय के दूध से बनता है, इसलिए गाय का दूध का जो प्रोटीन है वो बच्चे की आंत में जो होल्स हैं उसके अंदर से घुसकर एलर्जी और अस्थमा और ऑटो इम्यून डिजीज को बना कॉज कर सकता है। फॉर्मूला में कोई भी प्रोटेक्ट करने के फैक्टर्स नहीं होते जैसे एंजाइम्स या एंटीबॉडीज, और बच्चे को बुद्धिमत्ता देने के लिए जो अच्छी चर्बी चाहिए वो नहीं होती उसमें, इसीलिए फॉर्मूला जो बच्चे पीते हैं उनकी बुद्धिमत्ता 8 से 10 पॉइंट जो स्तनपान किए हुए बच्चे होते हैं उससे कम होती है। आखिरी चीज बस बताऊंगी कि बॉटल क्यों नहीं। तो बॉटल, अभी मैं ये शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ और आपको इसमें ही दिखा देती हूँ। राइट, तो बॉटल क्यों नहीं, तो जैसे ये बॉटल है, पहली चीज तो बॉटल ये जो प्लास्टिक से बना हुआ है, इसमें इसको उबालें कितना भी उबालें तो यहाँ पे ना कहीं कहीं दूध लगा हुआ होता है और पूरी तरीके से ये साफ नहीं हो पाता है, और बहुत बार इसको ठीक से उबाला भी नहीं जाता, ठीक से साफ नहीं किया जाता, तो इन्फेक्शन होने के बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो कोशिश करनी है कि इस वजह से ये इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत होते हैं। स्पेशली जो थोड़ी सी गरीब घर में अगर बॉटल यूज हो ना, तो और भी इसमें सफाई की कमी होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि लोगों को लगता है हाँ ये तो ब्रेस्ट जैसा ही है, तो आपने देखा होगा, फोटो भी देखी होगी, बच्चों को भी देखा होगा, वो लेटे लेटे उसके मुंह में, लेटे लेटे उसके मुंह में बॉटल होती है ऐसे। तो इससे क्या दिक्कत है, पहली चीज तो
आपने इसके बीच इसमें एक होल होता है, तो इसमें आपने दूध डाला, उल्टा किया तो टप 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 गिरता रहता है। ब्रेस्ट का दूध ऐसे गिरता रहता है क्या? नहीं गिरता है, क्योंकि ब्रेस्ट में जो दूध होता है उसको निकालने के लिए बच्चे को एक तो ब्रेस्ट को पकड़ के अच्छे से खींचना पड़ेगा, तब दूध निकलेगा। ये बॉटल से ऐसे नहीं होता है, ये गिरता ही रहेगा दूध, ऐसे 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 रखेंगे ना हम, तो ये गिरता ही रहेगा। तो इससे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, एक टाइम पे मुंह में बहुत सारा दूध आ जाता है बच्चे के, और वो बच्चा तो लेटा हुआ है, तो इतना सारा दूध वो संभाल नहीं पाता, और वो कितनी बार सांस की नली में चला जाता है। ये पहली चीज होती है। दूसरा, कान में भी जा सकता है, क्योंकि बॉटल से दूध पीने के लिए बच्चे की ये जो गाल है, गाल की मांसपेशियां बिल्कुल भी उसका व्यायाम नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को सिर्फ चूसना है और निगलना है, चूसना है और निगलना है, चूसना और निगलना है। तो ये जो मांसपेशियां हैं जो कान, ये बताया था शायद मैंने आपको कि मुंह और कान के बीच में ना एक नली होती है ऐसे। तो आपने देखा होगा जब भी आपको जुकाम होता है आपका कान बंद हो जाता है, वो इस वजह से क्योंकि बीच में एक नली है। तो ये नली से ना, अगर बच्चा लेट के दूध पी रहा है तो यहाँ से फॉर्मूला या गाय का दूध जो भी दे रहे हैं वो कान में जा सकता है, और इन्फेक्शन हो सकती है कान में। जबकि ये लेट कर बच्चा अगर माँ का दूध पी रहा है तो ये नहीं होगा, क्योंकि माँ का दूध पीने में बच्चे को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो मुंह के सारे जो मांसपेशियां हैं वो पूरी इतनी अच्छी व्यायाम हो जाती है कि एक ड्रॉप दूध भी उस ट्यूब में जाए ना तो वहां की मांसपेशियां उसको रोक लेती हैं। जबकि फॉर्मूला पीने में, बॉटल से पीने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, तो ये मांसपेशियां बहुत कमजोर रहती हैं, तो दूध आराम से कान में चला जाता है। तो एक तो ये दिक्कत है कि इन्फेक्शन कान में हो सकती है। दूसरा, वो नाक से सांस की नली में जा सकता है। तीसरा, जब दूध इस तरीके से गिरता रहता है इससे, तो बच्चा क्या बोल सकता है कि मुझे नहीं चाहिए? नहीं, है ना? उसको आवाज नहीं है, मतलब इस तरीके से वो बोलता नहीं है। और आपने देखा होगा जब बॉटल से दूध पिलाना होता है तो कितनी बार माँ सोचती है तो बॉटल से तो कोई भी दूध पिला सकता है, तो वो खाना बनाने चली जाती है या काम करने चली जाती है और किसी और के हाथ में दे देती है बच्चों को दूध पिलाने के लिए। तो लोगों को लगता है जितना बॉटल में फॉर्मूला है उतना तो पिलाना ही है, उसके पहले वो छोड़ूंगी नहीं, ऐसा लगता है उनको। तो वो देते रहते, देते, दूध गिरता रहता है, गिरता रहता है। और ये जो है ये प्लास्टिक का है, तो ये बच्चे की पैलेट, पता नहीं इसको मराठी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये पैलेट पे ये प्लास्टिक लगता रहता है। तो बच्चे के मुंह में ना एक प्लेजर जोन होता है। प्लेजर जोन मतलब उसके मुंह में कुछ भी दो ना वो चूसने लगेगा, उसको बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी उंगली भी डालोगे तो वो चूसने लगेगा। तो वैसे ही जब ये प्लास्टिक का थोड़ा सा हार्ड होता है यहाँ पे लगता है ना, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, तो उसको लगता है चूसते रहो चूसते रहो चूसते रहो। तो बच्चे की अगर भूख मिट भी गई है तो भी फॉर्मूला आता रहेगा और वो पीता रहेगा। तो हर सेशन में, हर फीड में बच्चा 20, 30, 40 ml ज्यादा ले लेगा, उसकी भूख मिट चुकी है उससे भी ज्यादा ले लेगा। और अगर ये हर फीड में होता रहा कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, तो बच्चे का वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप इनका ग्रोथ चार्ट देखेंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग वाली बच्चों का ग्रोथ चार्ट ऐसे चलता रहता है, ठीक ठीक। इनका ग्रोथ चार्ट ऐसे सीधा ऊपर, क्योंकि इनका वजन बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये बच्चे आगे जाके मोटे हो सकते हैं बहुत ज्यादा। तो बॉटल फीडिंग से ये प्रॉब्लम होती है। और बच्चे को ना कहने की आदत नहीं होती, क्योंकि उसने कभी ना कहना सीखा ही नहीं है। क्योंकि भूख मिट गई थी फिर भी बॉटल से दूध आ रहा था, क्योंकि ये लगा हुआ था, वो चूसता जा रहा था, चूसता जा रहा था। तो उसको ना बोलना ही नहीं आता, तो आगे जाके फीडिंग प्रॉब्लम्स, मतलब बच्चे खाने को ना नहीं बोल पाते, ये दिक्कतें भी आगे जाके बॉटल से आती हैं, है ना? तो फिर सिर्फ देखने में ही ये दोनों निपल शायद थोड़े से एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का बिल्कुल ही अलग तरीका है। एक प्रॉब्लम है कि कुछ लोग सोचते हैं कि चल काम में को बाहर जाना है, तब तक 1 या 2 बार बच्चे को बॉटल से दूध पिला देते हैं। पाया गया है कि एक भी बार अगर बच्चे को बॉटल दी जाती है तो बच्चा ब्रेस्ट से दूध पीना भूल सकता है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे हमने बताया कि बॉटल से दूध पीने के लिए उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये जरा सा उल्टा किया और दबा करके दूध आने लग जाता है, और बच्चे को सिर्फ निगलना है जल्दी जल्दी। जबकि ब्रेस्ट से उसको बहुत मेहनत करके
दूध खींचना है, इसमें खींचना नहीं है दूध। तो एक बार ये चालू हो जाता है ना, तो फ्लो प्रेफरेंस बोलते हैं, मतलब बच्चे को फास्ट, बहुत जल्दी दूध जो आ रहा है ना, उसकी आदत हो जाती है और इसमें वो मेहनत नहीं करना चाहता। तो कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता ना, तो वैसे कोई बच्चा भी, जैसे किसी बिल्डिंग में पहले लिफ्ट नहीं है तो सब लोग आराम से चढ़कर चौथे मंजिले पे चले जाते हैं, लेकिन जिस दिन लिफ्ट लग जाती है उस दिन किसी को भी चौथे मंजिले पे स्टेयर्स या सीढ़ियों पे चढ़ के नहीं जाना है। तो ये एक सीढ़ी है, तो सॉरी, ये एक लिफ्ट है और ये एक सीढ़ी है, तो बच्चा क्यों सीढ़ी चढ़ेगा ना अगर आपने बॉटल चालू कर दी तो इसीलिए भी दिक्कत होती है। एक भी बॉटल चालू कर दो तो ब्रेस्ट फीडिंग कितनी बार बंद हो जाती है। और आखिरी चीज बताती हूँ कि जब बहुत तेज दूध आता है इससे, तो बच्चा क्या कर रहा है, हम सक कर रहा है, सॉलो कर रहा है, सक कर रहा है, सॉलो कर रहा है, मतलब चूसता है निगलता है, चूसता है निगलता है, यही करता रहेगा और सांस लेना भूल जाता है, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी दूध आ रहा है तो उसको उस दूध को संभालने के लिए जल्दी जल्दी सक करके swallow करना है, नहीं तो पूरा भर जाएगा मुंह में, है ना, और नाक में आ जाएगा। तो इतना जल्दी जल्दी दूध पीने के चक्कर में वो सांस लेना भूल जाता है, और सांस लेने भूल जाने की वजह से कुछ बच्चे बॉटल फीडिंग में एपनिया में चले जाते हैं। एपनिया का मतलब है थोड़ी देर तक सांस रुक जाना, ऐसा भी होता है। जबकि ब्रेस्ट में तो हमने एक साइकिल देखी है, सक स्वॉलो ब्रीथ, मतलब चूसना निगलना सांस लेना, चूसना निगलना सांस लेना, ये एक साइकिल है जो चलती है ब्रेस्ट में, जो इसमें नहीं चलती है। तो अगर हम बॉटल फीडिंग के डिसएडवांटेजेस या खराबियां देखें, तो पहली चीज तो इन्फेक्शन, क्योंकि इसको अच्छी तरीके से कभी साफ नहीं होता है, इसका जो पानी है फॉर्मूला बनाने के लिए उससे भी इन्फेक्शन हो सकती है। फिर दूसरी चीज, सेकेंड पॉइंट देखा कि इतना फास्ट दूध आता है कि इतना फास्ट दूध आता है कि बच्चा सांस लेना भी भूल जाता है थोड़ी देर के लिए, तो ये दिक्कत है। दूसरा, ये इतना एक टाइम पे मुंह में दूध भर जाने की वजह से बॉटल में सांस की नली में जा सकता है, कान में जा सकता है ना। और आखिरी चीज हमने देखी कि एक भी बार अगर बॉटल लगाई जाए तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग भूल सकता है, क्योंकि इससे दूध पीने का और स्तन से दूध पीने का बिल्कुल अलग तरीका होता है। इससे दूध पीने के लिए बच्चे को ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है, बहुत जल्दी जल्दी दूध आ रहा है, जबकि ब्रेस्ट से दूध पीने के लिए बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा धीरे दूध आता है, तो बच्चा उससे बोर हो जाएगा फिर और दूध पीना छोड़ देगा। इसीलिए हमको बॉटल बिल्कुल भी अलाउ नहीं करनी है या डिस्करेज करनी है। तो जब तक आप ये सारी बातें पेशेंट को बताएंगे नहीं, सिर्फ ये बोलेंगे कि ये मत करो अच्छी चीज नहीं है, तो वो नहीं कन्विंस होएगी। तो कन्विंस करने के लिए आपको सारी बातें बतानी पड़ेंगी उनको, ठीक है। तो आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द चीजें, आज 3 दिन की ट्रेनिंग खत्म हुई है, मोस्ट ऑफ द चीजें कवर कर ली हैं। कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं जो मुझे लगता है हम लोग सोमवार को कवर कर सकते हैं।